सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। हालांकि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर आंतरिक ऊर्जा या आंतरिक ऊष्मा और एंथैल्पी को भी पढ़ा गया तथा इनमें संबंध स्थापित किया गया। प्रथम नियम हालांकि सत्य और वैध पाया गया, इसका कोई अपवाद नहीं था, लेकिन इसकी बहुत सारी उपयोगिताओं के होते हुए भी इसमें कुछ कमियां पाई गई। जैसे यह नियम ऊष्मा के प्रवाह की दिशा पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं करता है। हम ये कहते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर बर्फ को कम ताप पर शीतलित कर उसमें ऊष्मा का निष्कर्षण किया जाए और इस प्रकार प्राप्त ऊष्मा का उपयोग जल गर्म करने में किया जाए। हालांकि यह टोटल असंभव है। यह नियम इस प्रश्न का उत्तर देने में भी असमर्थ है कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं सदैव एक ही प्राकृतिक दिशा में क्यों संपन्न होती हैं। आगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किसी प्रक्रम की एक निश्चित दिशा में संभाव्यता की प्रयुक्ति करने में असमर्थ है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को एक रूप के से समतुल्य मात्रा में किसी अन्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अनुभव ये कहता है कि ऊर्जा को पूर्ण रूप से कार्य की समतुल्य ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकते। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इस विरोधाभास की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। इस नियम से यह स्पष्ट नहीं होता कि गैसों का निर्वात में प्रसार क्यों होता है, जबकि डेल्टा U और डेल्टा H तथा W का मान 0 होता है। यह भी स्पष्ट नहीं करता कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों पूर्ण होती हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से यह भी स्पष्ट नहीं है कि कुछ रासायनिक क्रियाएं सामान्य दाब तथा ताप पर संभव नहीं होती और आवश्यक ताप और दाब पर सुगमता से हो जाती हैं। इन्हीं सीमाओं के कारण ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का प्रतिपादन किया गया। तो ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कुछ सीमाएं थीं। अब देखते हैं ऊष्मा रसायन। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाली ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा रसायन कहलाती है। अब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवमुक्त होती है या अवशोषित होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी हैं, इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती या अवशोषित होती है। जब कोई भी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो उस अभिक्रिया में कुल ऊर्जा परिवर्तन उत्पादों की ऊर्जाओं से अभिकारक की ऊर्जाओं को घटाने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ दिया हुआ है अभिकारक से उत्पाद डेल्टा U
इज इक्वल टू सिग्मा यू उत्पाद माइनस सिग्मा यू अभिकारक। अब यदि सिग्मा यू उत्पाद सिग्मा यू अभिकारक से अधिक है तो डेल्टा यू का मान धनात्मक होगा और ऊर्जा अवशोषित होगी। अगर डेल्टा उत्पाद का मान डेल्टा सिग्मा अभिकारक से कम है तो उस दिशा में डेल्टा यू का मान ऋणात्मक होगा और ऊर्जा निकलेगी। अर्थात पहली स्थिति में जब ऊर्जा अवशोषित होगी तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी तथा दूसरी स्थिति में जब ऊर्जा निर्मुक्त होगी तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। अब चिन्हों की जो परिपाटी है इसके अनुसार यदि ऊष्मा अवशोषित होती है तो एंथैल्पी परिवर्तन का मान धनात्मक होता है और यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। हमने बता दिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा शोषित होगी ऊष्मा शोषी और जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगी वो कहलाएंगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक, जैसे आप देख सकते हो C प्लस H2O प्लस 131.4 किलो जूल इज इक्वल टू CO2 प्लस H2, यानी C प्लस H2O CO प्लस H2 में माइनस 131.4 किलो जूल निकलता है और C प्लस H2O इज इक्वल टू CO प्लस H2, यहाँ पे डेल्टा H का मान पॉजिटिव है प्लस 131.4 किलो जूल। वैसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होगा। यहाँ 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 572.4 किलो जूल, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 572.4 किलो जूल। ये मूलतः ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए हमने कह दिया एंथैल्पी का मान ऋणात्मक और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी का मान धनात्मक होगा। अब ऊष्मा रासायनिक समीकरण क्या है? ऊष्मा रासायनिक समीकरण मूलतः जितने भी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा परिवर्तन को व्यक्त करने की विधि है उसमें उत्पादों के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी प्रदर्शित होते हैं, जिनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। ऊष्मा रासायनिक समीकरण संतुलित होती हैं, अर्थात समीकरण में दोनों ओर विभिन्न परमाणुओं की संख्याएं समान होती हैं। ऊष्मा रासायनिक समीकरणों में विभिन्न पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं प्रदर्शित होती हैं। ठोस, द्रव तथा गैसीय पदार्थों को उनके सूत्रों के आगे S, L और G के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जलीय विलयन के लिए AQ लिखते हैं। अगर अपर रूप है तो उनके सूत्र के साथ उनके अपर रूप भी लिखे जाते हैं। अधिकांश रासायनिक समीकरण का अध्ययन स्थिर दाब पर किया जाता है। स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा को एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं, जिसे डेल्टा एच के रूप में व्यक्त करते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन का मान अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान भिन्न भिन्न होता है। एंथैल्पी परिवर्तन का मान ताप, दाब तथा आयतन पर भी निर्भर करता है। दाब तथा आयतन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अतः
एंथैल्पी परिवर्तन के मान के साथ ताप व दाब की अवस्थाएं भी प्रदर्शित करना आवश्यक है। सामान्यतया एंथैल्पी परिवर्तन के मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व 1 वायुमंडलीय दाब पर प्रदर्शित किए जाते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन के मान 25 डिग्री ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ऊष्मा रासायनिक समीकरणों को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन गैस तथा 1 मोल ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में 2 मोल जल बनने की क्रिया में 572 किलो जूल ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसा कि ऊपर लिखा गया है H2L + O2G = 2H2L डेल्टा H = -572 किलो जूल लिख सकते हैं। तो ये था ऊष्मा रासायनिक समीकरण। अब आते हैं अभिक्रिया ऊष्मा या ऊष्मा अभिक्रिया एंथैल्पी। कई परिभाषाएं इसकी हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो संतुलित अवस्था में अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों की अभिक्रिया करने के कारण उत्सर्जित या अवशोषित होती है, अथवा किसी अभिक्रिया के स्थिर दाब पर पूर्ण होने पर एंथैल्पी परिवर्तन को उस अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा या एंथैल्पी अभिक्रिया कहा जाता है, अथवा किसी अभिक्रिया के स्थिर आयतन की अवस्था में पूर्ण होने पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को उस अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। अब 2 चीज़ें हो गई, एक स्थिर दाब पर और एक स्थिर आयतन पर। स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा अलग होगी और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा अलग होगी। स्थिर दाब के लिए इसको डेल्टा HP से और स्थिर आयतन के लिए इसको डेल्टा HV से प्रदर्शित करते हैं। अब स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा को देखते हैं। देखो, स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा में अगर देखें डेल्टा H = HC A + B = C + D अगर कोई अभिक्रिया है तो उसके लिए डेल्टा H का मान HC + HD - HA + HB यानी सिग्मा HP - सिग्मा HR। HP और HR अभिकारकों और उत्पादों की एंथैल्पी है। अब जैसे अभिक्रिया है C + O2 = CO2, डेल्टा H का मान -394.8 किलो जूल। इसका मतलब यह है कि 1 मोल ठोस कार्बन 1 मोल गैसीय हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो स्थिर दाब पर -94 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करती है। यानी डेल्टा H का मान जो है -94 किलो कैलोरी यानी -394.8 किलो जूल। अब यहाँ वैसे ही N2 + O2 के लिए देखते हैं। N2 + O2 = 2NO, डेल्टा H का मान +42.0 किलो कैलोरी, अर्थात 1 मोल नाइट्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। तो इस अवस्था में +42.0 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होगी, इसलिए यहाँ पे डेल्टा H का मान धनात्मक हो गया। वैसे ही स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा, अगर कोई अभिक्रिया स्थिर आयतन पर कराई जा रही है तो उस दशा में जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है
उस ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा QP एंथैल्पी डेल्टा H के बराबर होती है तथा स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा QV आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U के बराबर होती है। यहाँ लिखा हुआ स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन यानी QP और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U के बराबर होता है। स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने के लिए अभिक्रिया एक ऐसे पात्र में संपन्न कराई जाती है जिसका आयतन स्थिर हो। स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा प्रायः बॉम्ब कैलोरीमीटर की सहायता से कराते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें अभिक्रिया में प्रयुक्त पात्र का आयतन स्थिर होता है तथा अभिक्रिया में अवशोषित ऊष्मा का मान कैलोरीमीटर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। अब देखते हैं अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है अभिकारकों एवं उत्पादों का भौतिक स्वरूप। कोई भी अभिकारक या उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या है, अभिक्रिया ऊष्मा उसके ऊपर ही निर्भर करेगी। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है तब जब कार्बन अपनी डायमंड अवस्था में हो। अगर कार्बन अपनी ग्रेफाइट अवस्था में होता है तो इस अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा 97.6 किलो कैलोरी हो जाती है। कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट में अगर कन्वर्ट होता है तो यह ऊष्मा अवशोषित करता है जिसका मान 3.3 किलो कैलोरी है। उस दशा में ये 3.3 किलो कैलोरी ग्रेफाइट से कार्बन डाइऑक्साइड बनने में प्रयुक्त हो जाता है। स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा में संबंध। जब कोई भी अभिक्रिया स्थिर दाब अथवा स्थिर आयतन पर कराई जाती है तो उस दशा में उनकी अभिक्रिया ऊष्माएं भिन्न भिन्न आती हैं। स्थिर दाब और स्थिर आयतन के लिए जो ऊष्मागतिकी का व्यंजक है डेल्टा H = डेल्टा U + P डेल्टा V, इसमें अगर अलग अलग गैसें हैं तो PV1 = N1RT, PV2 = N2RT, तो V2 - V1 = N2 - N1 × RT यानी P डेल्टा V = डेल्टा NRT। और उस दशा में डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा NRT। अब जो डेल्टा NRT की गणना करते हैं उसमें केवल गैसीय अभिकारक एवं उत्पादों के मोलों की संख्या का ही उपयोग किया जाता है। तो ये स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा में संबंध है। अगर स्थिर दाब पर, अभी बताया मैंने, अभिक्रिया स्थिर दाब पे कराई जाती है तो ऊष्मा परिवर्तन उसका एंथैल्पी परिवर्तन होता है तथा अगर अभिक्रिया स्थिर आयतन पर कराई जाती है तो जो अभिक्रिया ऊष्मा है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन माना जाता है। अब विभिन्न स्वरूप इसके देखते हैं। संभवन ऊष्मा या बेरिचन ऊष्मा, ये क्या है? किसी निश्चित ताप पर, ये आप नहीं है, ताप है, ये त है।
अपने मूल तत्वों से एक मूल यौगिक के बनने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन अथवा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अथवा ऊष्मा का उत्सर्जन या शोषण होता है, उसे उस यौगिक की संभवन ऊष्मा या संभवन एंथैल्पी कहते हैं। अर्थात कोई भी यौगिक अपने मूल तत्वों से किसी निश्चित ताप पर जब बनता है तो जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है उसको हम संभवन ऊष्मा या संभवन एंथैल्पी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने के लिए आधा मोल हाइड्रोजन आधा मोल क्लोरीन से क्रिया करती है, तो इसमें जो डेल्टा HF होता है वो -92.5 किलो जूल आता है। ऐसे ही 1 मोल आयरन 1 मोल सल्फर के साथ क्रिया करके फेरस सल्फाइड बनाता है, तो यहाँ पर फेरस सल्फाइड बनने की जो संभवन ऊष्मा है वो डेल्टा एफ एच इज इक्वल टू -100.5 किलो जूल, अर्थात इस अभिक्रिया में 100.5 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है ये। मानक संभवन ऊष्मा में इसको अब किसी यौगिक के 1 मोल का निर्माण उसके तत्वों से होता है तथा अभिक्रिया में सम्मिलित सभी पदार्थ 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 बार या 1 वायुमंडलीय दाब पर अपनी मानक अवस्था में हों, तो अभिक्रिया के एंथैल्पी में परिवर्तन को उस यौगिक की मानक संभवन ऊष्मा कहा जाता है। आप इसको देखो, अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी बराबर उत्पादों की मानक संभवन एंथैल्पी के मानों का योग माइनस अभिकारकों की मानक संभवन एंथैल्पी के मानों का योग। गणितीय स्वरूप में डेल्टा एफ एच जीरो इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एफ एच जीरो प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा एफ एच जीरो अभिकारक। अगर कोई अभिक्रिया ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है तो इसको हम कर सकते हैं डेल्टा आर एच जीरो डेल्टा एफ एच जीरो इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एफ एच जीरो प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा एफ एच जीरो रिएक्टेंट, या सी डेल्टा एफ एच जीरो सी प्लस डी डेल्टा एफ एच जीरो डी माइनस ए डेल्टा एफ एच जीरो ए प्लस बी डेल्टा एफ एच जीरो बी। इससे हम उसकी संभवन ऊष्मा या विरेचन ऊष्मा की गणना कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हालांकि जो मानक संभवन ऊष्मा है उसके लिए हम ये कहते हैं कि जब किसी यौगिक के 1 मोल का निर्माण उसके तत्वों से होता है तथा अभिक्रिया में सम्मिलित सभी पदार्थ 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर अपनी मानक अवस्था में होंगे, तो वह मानक संभवन ऊष्मा होगी। सामान्यतया 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी तत्व की प्राकृतिक अवस्था को ही उसकी मानक अवस्था कहते हैं। ठोस या द्रव की मानक अवस्था यह प्रदर्शित करती है कि ठोस या द्रव शुद्ध है। किसी विलयन में किसी विलेय की मानक अवस्था यह प्रदर्शित करती है कि विलेय की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी पदार्थ की मानक अवस्था को में एंथैल्पी को उस पदार्थ की मानक एंथैल्पी कहते हैं। तत्वों की मानक एंथैल्पी का यथार्थ मान स्वैच्छिक रूप से 0 मान लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ अन्य प्रकरणों के साथ कल
धन्यवाद।